नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की भूमि पट्टा प्रणाली की परतों को खोलने जा रहे हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा सूखा विषय लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की कहानी नहीं है। ये अधिकार, शक्ति और एक बेहद जटिल प्रक्रिया की कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। गांव की वो जमीन जिसे हम आमतौर पर सरकारी जमीन कह देते हैं, उसका असली मालिक कौन है और उसे चलाता कौन है? राज्य सरकार या फिर गांव के लोगों की अपनी ग्राम सभा? हाँ, और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। सही बात है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है उत्तर प्रदेश भूमि आवंटन और राजस्व संहिता विश्लेषण पर आधारित हमारे कुछ नोट्स और कई महत्वपूर्ण अदालती फैसलों के सार। हमारा मकसद है इस प्रक्रिया को समझना कि जमीन किसी जरूरतमंद तक पहुंचती कैसे है, और सबसे दिलचस्प कि किन हालात में दिया गया पट्टा वापस भी लिया जा सकता है। और ये समझना भी जरूरी है कि इस पूरी व्यवस्था की नींव में सोच क्या है। ये प्रणाली असल में समाज के सबसे गरीब और भूमिहीन तबके को आजीविका का एक साधन देकर उनके उत्थान के लिए बनाई गई है। इसका जो कानूनी ढांचा है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और उससे भी पुराने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पर टिका हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसी पहेली को सुलझाते हैं। मालिक कौन है? हमारे स्रोतों में जो पहली बात सामने आती है वो थोड़ी हैरान करती है। गांव की हर इंच सरकारी जमीन की अंतिम मालिक राज्य सरकार है। हाँ, कागज पर तो मालिक राज्य सरकार ही है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल मजा तो इसके आगे है। सरकार ने इसका दिन प्रतिदिन का जो प्रबंधन है और जो कब्जा है वो ग्राम सभा को सौंप दिया है। अच्छा, और यहीं पर शक्तियों का एक दिलचस्प बंटवारा हमें देखने को मिलता है। एक मिनट, ये तो शक्तियों का बड़ा अजीब सा बंटवारा हुआ। अगर मालिक कोई और है जो लखनऊ में बैठा है और मैनेजर कोई और है जो गांव में है, तो क्या इसमें टकराव की गुंजाइश नहीं रहती? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी टकराव को संभालने के लिए ही तो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। देखिए, ग्राम सभा के भीतर एक भूमि प्रबंधक समिति यानी एलएमसी काम करती है। एलएमसी, हाँ। इसका अध्यक्ष होता है गांव का चुना हुआ प्रधान और पदेन सचिव होता है सरकारी कर्मचारी यानी लेखपाल। अच्छा। ये समिति स्थानीय स्तर पर प्रस्ताव बनाती है कि भाई किसे जमीन दी जानी चाहिए, कौन सी जमीन खाली है। इसमें स्थानीय लोगों की इच्छा और जरूरतें शामिल हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, अंतिम फैसला नहीं। अच्छा। यहाँ पर राज्य सरकार का नियंत्रण आता है। एलएमसी के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर राजस्व विभाग के अधिकारी लगाते हैं, जैसे तहसीलदार और उपजिलाधिकारी यानी एसडीएम। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। हाँ, स्थानीय जरूरतें भी हैं और ऊपर से प्रशासनिक जांच भी है। एकदम सही, दोनों का मिश्रण है। अच्छा, तो ये साफ हो गया कि मालिक कौन और मैनेजर कौन। लेकिन असल में किसी जरूरतमंद तक ये जमीन पहुंचती कैसे है? ये डुगडुगी पिटवाने से लेकर खतौनी में नाम दर्ज होने तक का सफर कैसा होता है? ये सफर बहुत ही व्यवस्थित है और कई चरणों वाला है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कदम से जो आज भी बहुत पारंपरिक है, लेकिन कानून की नजर में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? सार्वजनिक सूचना। सार्वजनिक सूचना गांव में मुनादी करवाना। हाँ बिल्कुल, गांव में डुगडुगी पिटवाना या मुनादी कराना, पंचायत घर पर नोटिस चिपकाना। अच्छा। और कुछ मामलों में स्थानीय अखबार में सूचना देना। ये महज एक औपचारिकता नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया की कानूनी नींव है। अगर डुगडुगी नहीं पिटी तो पूरा खेल ही कच्चा है। अगर किसी को चुपचाप पट्टा दे दिया गया बिना किसी को बताए तो वो आवंटन पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। पूरी तरह से। हाँ, उसे किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और वो रद्द हो जाएगा। इसका उद्देश्य ही यही है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, गांव के हर व्यक्ति को पता चले कि जमीन का आवंटन होने वाला है, ताकि जो भी पात्र व्यक्ति है वो आवेदन कर सके। बिल्कुल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गांव की एक विधवा है, रामकली देवी। उनके पास कोई जमीन नहीं है। उन्होंने सुना कि गांव में डुगडुगी पीटी है कि बंजर जमीन का पट्टा होना है। अब उनके लिए अगला कदम क्या होगा? रामकली देवी को एक साधारण सा आवेदन पत्र भर के भूमि प्रबंधक समिति यानी प्रधान या लेखपाल के पास जमा करना होगा। ठीक है। इसके बाद समिति एक खुली बैठक करेगी। उस बैठक में सभी आवेदनों पर विचार होगा और गांव के लोगों के सामने ही पात्र लोगों की एक सूची तैयार की जाएगी। मान लीजिए उस सूची में रामकली देवी का नाम भी आ गया, तो क्या अब उन्हें जमीन मिल गई? नहीं, अभी तो बस प्रस्ताव बना है। अच्छा। अब शुरू होती है असली प्रशासनिक जांच।
हमारे नोट्स इसे एक तरह की प्रशासनिक रिले रेस की तरह दिखाते हैं। रिले रेस। हाँ, जहां फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाती है और हर स्तर पर एक नई जांच की परत चढ़ती जाती है। दिलचस्प है। तो ये रिले रेस शुरू कहाँ से होती है? पहला धावक है लेखपाल। वो मौके पर जाकर शुरुआती जांच करता है कि आवेदक वाकई पात्र है या नहीं, जमीन आवंटन के लायक है या नहीं। ठीक है, पहली जांच लेखपाल ने की, फिर वो फाइल कानूनगो और नायब तहसीलदार को देता है, जो दोबारा पुष्टि करते हैं। इसके बाद फाइल तहसीलदार के पास जाती है, जो एक और विस्तृत जांच करता है। और फिर अंत में फाइल रेस के आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के पास। और अंतिम फैसला एसडीएम का ही होता है? हाँ, जब तक एसडीएम उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर नहीं लगा देता, तब तक खतौनी यानी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में रामकली देवी का नाम दर्ज नहीं हो सकता। ये इतनी सारी जांचें क्यों? मतलब एक ही बार में क्यों नहीं हो जाता? ये इसलिए जरूरी है ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी या पक्षपात को ऊपर के अधिकारी पकड़ सकें। ठीक है, तो प्रक्रिया तो काफी मजबूत दिखती है, पर ये जमीन मिलती किसको है? हमारे स्रोतों के अनुसार पात्रता की एक बहुत स्पष्ट प्राथमिकता सूची है। बिल्कुल, और ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST के भूमिहीन परिवारों को। सबसे पहले उन्हें? हाँ, उनके बाद आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवार, फिर सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे वाले भूमिहीन परिवार। और इस सूची में भूमिहीन मजदूर, शिल्पी जैसे बढ़ई, लोहार, ये लोग भी शामिल हैं? हाँ, और सशस्त्र सेना के मृत सैनिकों की विधवाएं भी। अच्छा। इसके साथ ही अपात्रता की भी शर्तें हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि लाभ केवल जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को पट्टा नहीं मिल सकता जिसके पास पहले से ट्रैक्टर हो, पक्का मकान हो या एक तय सीमा से ज्यादा खेती की जमीन हो। ये प्राथमिकता सूची सामाजिक न्याय के लिहाज से तो बहुत अच्छी है, पर क्या इससे गांव में कभी तनाव भी पैदा होता है? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई और गरीब परिवार खुद को वंचित महसूस करें? देखिए, जमीनी स्तर पर ऐसी भावनाएं आ सकती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन कानूनी ढांचा इस बारे में बहुत स्पष्ट है। ये प्राथमिकताएं सरकार की नीति का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो प्रक्रिया का पालन करें। और अगर किसी को लगता है कि नियम तोड़े गए हैं, तो वो उसे चुनौती दे सकता है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरह की जमीन दी जा सकती है। क्या गांव की कोई भी खाली पड़ी जमीन पट्टे पर दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस पूरी व्यवस्था का शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। केवल कुछ खास किस्म की जमीनें ही आवंटन के योग्य होती हैं। कौन सी जमीनें? जैसे ऊसर, बंजर या नवीन पड़ती भूमि, यानी वो जमीन जिस पर हाल फिलहाल में खेती ना हुई हो। हमारे स्रोतों में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है सुरक्षित भूमि की अवधारणा। हाँ, कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनका पट्टा किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। बिल्कुल, और हर नागरिक को इन भूमियों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें शामिल हैं तालाब, पोखर, चक्रोड़। चक्रोड़ मतलब खेतों तक जाने का रास्ता। हाँ, नाली, कब्रिस्तान, मरघट, खेल का मैदान और सबसे महत्वपूर्ण चरागाह, यानी जानवरों के चरने की जगह। मतलब ये जमीनें पूरे गांव की सांझी विरासत हैं। एकदम सही शब्द। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई हैं और यहाँ कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। कितना सख्त? इतना कि अगर किसी प्रधान या अधिकारी ने मिली भगत करके या गलती से भी ऐसी किसी सुरक्षित भूमि का पट्टा कर दिया, तो वो आवंटन शुरू से ही शून्य माना जाएगा। शून्य? मतलब कानून की नजर में वो कभी हुआ ही नहीं? एकदम। उसे कभी भी रद्द किया जा सकता है, चाहे 20 साल बीत गए हों या 50 साल। हमारे नोट्स में अदालती फैसलों का भी जिक्र है, जिसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का हवाला दिया गया है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत है। अदालतें कहती हैं कि सरकार इन सार्वजनिक जमीनों की मनमर्जी की मालिक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक ट्रस्टी या रखवाली है। ट्रस्टी? हाँ, और एक ट्रस्टी अपनी धरोहर को किसी एक व्यक्ति को निजी लाभ के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो पूरे समाज की संपत्ति है। तालाब या चरागाह का पट्टा करना इसी भरोसे को तोड़ने जैसा है। ये तो हुई पट्टा मिलने की कहानी, लेकिन हमारे नोट्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये हमेशा के लिए नहीं होता। कई बार मिला हुआ पट्टा वापस भी ले लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कब और क्यों होता है? पट्टे को रद्द करने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आवंटन में कोई भी गड़बड़ी हुई है, तो गांव का कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है या नियम तोड़े गए हैं, कोई भी व्यक्ति? हाँ, जिसे कानून में शुद्ध व्यक्ति कहते हैं, वो सीधे जिला अधिकारी
यानी डीएम की अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। और पट्टा रद्द होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? हमारे नोट्स में 4 प्रमुख आधार बताए गए हैं। पहला और सबसे आम है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब प्रधान या लेखपाल ने मिलीभगत करके किसी अमीर या अपात्र व्यक्ति को जमीन दे दी। अच्छा। दूसरा है प्रक्रिया में गड़बड़ी, जैसे हमने बात की, अगर सार्वजनिक सूचना ही जारी नहीं की गई। ठीक है। तीसरा कारण है अपात्रता, यानी जिसे पट्टा मिला वो असल में इसके लायक ही नहीं था। और चौथा और सबसे मजबूत आधार है सुरक्षित भूमि का आवंटन कर देना। और हमारे स्रोतों में राजस्व संहिता की धारा 198(4) का जिक्र है, जो जिलाधिकारी को इस मामले में काफी शक्ति देती है ना? ये बहुत शक्तिशाली धारा है। ये कहती है कि अगर पट्टा धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन करके दिया गया है तो उसे रद्द करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं? कोई नहीं। यानी 20-30 साल बाद भी अगर कोई साबित कर दे कि पट्टा धोखाधड़ी से हुआ था तो डीएम उसे रद्द कर सकता है। हमारे नोट्स में असामी पट्टा का भी जिक्र है। ये क्या उस पट्टे से अलग है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। हम जिस स्थायी पट्टे की बात कर रहे हैं, जो मालिकाना हक की तरफ ले जाता है, उससे अलग एक और अस्थायी व्यवस्था होती है। उसे असामी पट्टा कहते हैं। जी, ये अक्सर तालाब की सूखी जमीन पर 1-2 फसल के लिए या कुछ खास सरकारी जमीनों पर 5 साल जैसी छोटी अवधि के लिए दिया जाता है। अवधि खत्म होते ही अधिकार भी अपने आप खत्म हो जाता है? तो ये स्थायी नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। मान लीजिए रामकली देवी को पट्टा मिल गया, सारी प्रक्रिया सही थी और 10 साल तक कोई विवाद भी नहीं हुआ। तो क्या अब वो जमीन की मालिक बन गई? नहीं, अभी नहीं। अभी भी नहीं। नहीं, यहीं पर इस कानून की सबसे अनोखी शर्त सामने आती है। जब किसी को पट्टा मिलता है तो वो तुरंत मालिक नहीं बनता। उसे कानूनी भाषा में असंक्रमणीय भूमिधर कहा जाता है। असंक्रमणीय भूमिधर, इसका क्या मतलब हुआ? असंक्रमणीय का मतलब है जिसे ट्रांसफर या बेचा ना जा सके। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरुआती 10 सालों तक वो व्यक्ति उस जमीन को ना तो बेच सकता है, ना किसी को दान दे सकता है और ना ही उस पर कोई लोन ले सकता है। तो कर क्या सकता है? उसे सिर्फ उस पर खेती करके अपना जीवन यापन करने का अधिकार मिलता है। 10 साल मतलब 1 दशक तक वो व्यक्ति उस जमीन का मालिक होकर भी पूरी तरह मालिक नहीं है। ये तो बहुत बड़ी शर्त है। इसके पीछे क्या सोच है? ये 10 साल की शर्त इस कानून की आत्मा है। सरकार ये नहीं कह रही कि ये लो जमीन और तुम मालिक बन गए। हाँ, सरकार कह रही है ये लो आजीविका का एक साधन, इसे 10 साल तक संभालो, इस पर मेहनत करो और साबित करो कि तुम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर हम तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार देंगे। ये मालिकाना हक देने से ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जिसे आमतौर पर मुफ्त में मिली जमीन समझा जाता है, वो असल में एक बहुत ही मामूली किराए पर दी गई सरकारी संपत्ति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर आप कभी खतौनी देखें तो उसमें पट्टे की जमीन के आगे एक छोटा सा वार्षिक लगान दर्ज होता है, 1 रुपया, 5 रुपया। अच्छा। तकनीकी रूप से यही उस भूमि का किराया है जो पट्टाधारक राज्य सरकार को देता है, और ये इस बात का प्रतीक है कि जमीन का अंतिम स्वामित्व अभी भी राज्य के पास है। और ये 10 साल की परीक्षा अवधि ये सुनिश्चित करती है कि आवंटन का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। हाँ, कि गरीब को आजीविका मिल रही है और जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। तो फिर उसे पूर्ण मालिकाना हक कब और कैसे मिलता है? अगर 10 साल तक उस पट्टे पर कोई कानूनी विवाद नहीं होता, कोई उसे चुनौती नहीं देता और पट्टाधारक का कब्जा लगातार बना रहता है, तब 10 साल बाद उसे संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार मिल जाता है। संक्रमणीय मतलब जिसे अब ट्रांसफर किया जा सके। हाँ, इसके बाद ही वो जमीन का असली मालिक बनता है और उसे बेच सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार देखें तो उत्तर प्रदेश में भूमि पट्टा एक सीधी साधी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक सूचना से लेकर बहुस्तरीय जांच, स्पष्ट पात्रता मानदंड और सबसे बढ़कर सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये पट्टा मिलते ही मालिकाना हक नहीं देता है। ये 10 साल की एक लंबी यात्रा है जिसमें एक पट्टाधारक को असंक्रमणीय यानी सीमित अधिकारों से शुरू करके संक्रमणीय यानी पूर्ण अधिकार तक पहुंचना होता है। ये एक जिम्मेदारी है जो साबित करने पर अधिकार में बदलती है। एकदम। ये पूरी व्यवस्था कागज पर तो बहुत मजबूत, पारदर्शी और सामाजिक न्याय को साधने वाली लगती है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए।
हमने कानून और प्रक्रिया को तो समझ लिया, लेकिन विचार करने योग्य प्रश्न ये है, ये व्यवस्था कागज पर जितनी मजबूत दिखती है, क्या जमीनी हकीकत में भी उतनी ही पारदर्शी और प्रभावी है? मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर। हाँ, जब स्थानीय प्रभाव जैसे प्रधान और लेखपाल की भूमिका और राज्य स्तरीय जांच जैसे एसडीएम और डीएम की भूमिका के बीच टकराव होता है, तो क्या हमेशा कानून का ही पालन हो पाता है? ये सवाल इस पूरी व्यवस्था के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।